that is every object in universe attract every other object in universe. ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कहीं पर है तो वो दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन. किस वजह से? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स. दिस फोर्स इज कॉल्ड force of attraction between two objects. तो force of attraction between two objects due to their mass, ऐसा क्यों है बताइए? इनके मास की वजह से. is called force of gravitation. इसे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कहेंगे. ग्रेविटेशन का मतलब है गुरुत्वाकर्षण. सो किसी में गुरुता की वजह से जो आकर्षण हो. गुरुता का मतलब है वजन. सो दैट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू देयर मास. अगर एक ऑब्जेक्ट का मास m1 है और दूसरे ऑब्जेक्ट का मास m2 है तो ये दोनों आपस में अट्रैक्ट ही करेंगे मास की वजह से. अच्छा, चार्जेस में ऐसा नहीं देखा गया है. चार्ज में अगर सेम चार्ज होते हैं तो रिपेल कर जाते हैं. ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है. जब मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करता हूँ तो उसमें अट्रैक्शन भी होता है और रिपल्शन भी होता है. तो इस तरीके के फोर्स में दोनों चीजें हैं. लेकिन इसका सिर्फ एक ही नेचर है. ये सिर्फ अट्रैक्ट करता है, रिपेल नहीं होता. क्या ग्रेविटी की वजह से कोई चीज रिपेल होगी? ये पेन क्या छोड़ दूंगा तो ऊपर भाग जाएगा? तो ग्रेविटी की वजह से ये और अर्थ आपस में क्या होंगी बताइए? अट्रैक्ट. ऐसा मैग्नेट में भी देखा गया है कि नॉर्थ और नॉर्थ आपस में क्या होंगे बताओ? रिपेल हो जाएंगे. और नॉर्थ और साउथ तो अट्रैक्ट हो जाएंगे. तो इस तरीके से जो दूसरे फोर्सेस देखे गए हैं उनमें टू काइंड्स ऑफ नेचर होता है. बट ये मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स. ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है. और तीसरा कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है. तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू देयर मास is called gravitational force. Repeat करिए दो. Due to their mass. वैसे तो किसी के बीच में कह दो ये भी तो दो मास है, अट्रैक्शन हो रहा है. लेकिन नहीं, ये ड्यू टू चार्ज है, ये भी अट्रैक्शन हो रहा है. तो ये ड्यू टू मैग्नेटिक नेचर है, वो भी अट्रैक्शन हो रहा है. तो तुमको ये बताना पड़ेगा कि क्यों अट्रैक्शन हो रहा है, किस वजह से. बताओ, व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स? Attraction of any two objects due to their mass is known as gravitational force. सही बताया. बोलो श्रेया, what is gravitational force? Attraction between two objects due to their mass. Is called gravitational force. Okay. Check करना. Now, सर कुछ जगह सर पॉइंट मास दे रखा है. सर पॉइंट मास का मतलब क्या होता है? पॉइंट मास का भी देखेंगे. एक होता है पॉइंट मास, और इसी में हम बता देंगे आपको. चलो, तो अब देखो, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. कुछ चीजें अभी मैं शुरू की नहीं करा रहा हूँ, ये कराते ही मैं उसको कराऊंगा. दैट इज टेंजेंट ऑफ ए सर्कल. ये सब दिया है तो अभी मैं करूँगा. दैट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. चलिए, तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम, दैट इज यूनिवर्सल लॉ, पूरे ब्रह्मांड में जो रखा. ये किसने दिया? सर आइजैक न्यूटन. तो किसका लॉ है? न्यूटन्स. इट इज गिवन बाय आइजैक. आइजैक की यही स्पेलिंग है.
AC हाँ सर बोलो यही है क्या? ISAAC. ISAAC ये क्या कहता है कि एवरी ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स, जैसे दो चीजें हैं, एक का मास m1 है और एक का मास m2 है, तो इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स है। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज प्रोपोर्शनल। तुमने ये बात देखी थी जब हम लोग देख रहे थे, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये बात देखी थी हमने, तो प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हमने के लगाया था, लेकिन ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। फिर हमने उस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को के को 1 लिख दिया था, ऐसा किया था। तो ऐसे भी ये जो फोर्स है ये किसके प्रोपोर्शनल है? प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके इक्वल है? बोलो, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। अगर तुम इनके मास बढ़ाते चले जाओगे तो क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ता चला जाएगा? तो मेरा कहने का मतलब है, बताओ अर्थ और सन के बीच ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा कि अर्थ और मून के बीच? अर्थ और सन, क्योंकि वो ज्यादा बड़े मास हैं, सन बहुत बड़ा है, ठीक है कि नहीं? तो इस तरीके से बड़े ऑब्जेक्ट्स होंगे तो उनमें ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, और छोटे छोटे होंगे, छोटे छोटे पिच बॉल ले लो, थर्माकोल की बॉल, तो उनमें ज्यादा होगा कि बड़ी बड़ी लेड की बॉल लोगे? लेड की बॉल लोगे तो ज्यादा। तो इसलिए ये जो फोर्स है, मास के बढ़ने पर क्या ये फोर्स बढ़ जाएगा? सही है। सो द एवरी ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद ए फोर्स which is directly proportional to product of their masses, which is directly किसके proportional है बताओ? हाँ बोलो। This definition is not proportional है. Proportional है, यानी ये बड़ा होगा तो ये बड़ा होगा। अभी बताएंगे, अभी इसको और समझाएंगे तो अभी नहीं आएगा। चलो, तो क्या लिखा गया बताइए? लॉ क्या है? एवरी ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो दूसरे को अट्रैक्ट ही कर रहा है। Of every object in the universe attracts every other object with a force, एक फोर्स के साथ अट्रैक्ट कर रहा है, which is proportional, जो किसके अनुक्रमानुपाती है? विच इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। अगर मास बढ़ाओगे, जैसे हमने यहाँ देखा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बढ़ाओगे तो फोर्स बढ़ेगा। तो अब यहाँ आपको क्या बढ़ाना पड़ेगा? अगर फोर्स ज़्यादा चाहिए तो मास बढ़ाना पड़ेगा, ज़्यादा मास होगा तो। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यही देखो, और किसके बताओ? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। देखो, डिस्टेंस बढ़ाओगे तो कम होगा, इनवर्स रिलेशन। ये कैसा रिलेशन है? ये जितना बढ़ाते चले जाओगे उतना कम होता चला जाएगा, ये भी समझाएगा। एंड तुम ऐसा ही देख लो, बताओ ये मैग्नेट है, बताओ अब इनमें ज्यादा फोर्स लग रहा है कि अब? डिस्टेंस बढ़ाओ तो फोर्स कम हो जाएगा। एक चीज के बढ़ने पर अगर दूसरी चीज कम होती है तो उसको इनवर्स रिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ? इनवर्स रिलेशन। जैसे मान लीजिए डिमांड, ये देख लो, डिमांड इज इनवर्सली रिलेशन टू प्राइस। अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी कि कम होगी? कम हो जाएगी। आप ये भी समझ लो, बिल्कुल ऐसी चीज है, बहुत बढ़ा दो किसी चीज की कीमत, तो अगर यही जो तुम पेटीज या बर्गर खाती है 100 रुपए के मिलने लगे तो कहो शायद तुम महीने में एक बार जाओ या ना भी जाओ, और वही 5 रुपए का मिलने लगेगा, रोज खाओगे। प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी, प्राइस ज्यादा हो जाएगी तो बोलो कम हो जाएगी। तो ये क्या इनवर्स रिलेशन नहीं है? एक चीज के बढ़े, बोलो बात समझाओगे कि नहीं? ऐसे ही विच इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मास, और डिस्टेंस बढ़ी तो स्नेहा फोर्स बढ़ा कि कम हुआ? बहुत दूर दूर कर दो, कम जाए। तुम मैग्नेट में ही देख लो, पास में मैग्नेट है तब ज्यादा फोर्स है कि दूर?
तो ये किसके होगा? प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। सर हाँ बोलो। कौन सा ओके, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये चीज़ है। चलो नाउ तो हमें दो चीज न्यूटन ने बताई। ये किसके प्रोपोर्शनल है? क्या मास के प्रोडक्ट के? और किसके प्रोपोर्शनल है? 1/r²। r बढ़ाओगे, जहां r क्या है बताओ? इसके सेंटर से इसके सेंटर तक के बीच की डिस्टेंस, सेंटर टू सेंटर लिया जाए। ठीक है, d लिखाओ तो d बुक में d लिखा, d लिखते हैं, तो ये डिस्टेंस है d। So this is proportional to d square. So what is the? It is the distance from center of one object to center of other object. तो इनके बीच ये, इन दोनों को जरा कंबाइन करो तो ऊपर क्या m1 m2 आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा? d क्या? तो बुक में d लिखा तो d लिखो। अब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी लगाना पड़ेगा। तो न्यूटन ने इसको 1 लिया, इसको 1 लिया, इसको 1 लिया और फोर्स का पता किया। एक केजी की दो चीज ली, क्या लिया बताओ? 1 केजी का ये, 1 केजी, उनके बीच की डिस्टेंस 1 मीटर रख दी। तो जब इन्होंने m1 को 1 लिया 1 केजी और m2 को भी क्या लिया 1 केजी और d को भी 1 मीटर ले लिया, क्योंकि तो डिस्टेंस है ना, तो उन्होंने देखा जो फोर्स आया वो कितना आया। अब इसी से तुम क्या कह सकते हो बोलो? इसमें प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को g लिखा, m1 m2 की स्क्वायर, एक तो लगाना पड़ेगा ना, वो k लिखो चाहे g लिखो। लेकिन इन तीनों को रखने पर बोलो, इसको 1 kg रखा, इसको 1 kg रखा और इसको क्या रखा 1 मीटर का स्क्वायर। तो इन्होंने देखा अरे इसकी वैल्यू 6.667 इंटू 10⁻11 आ गई और g इंटू 1 हो गया ना, ये सब तो 1 हो गया। तो बताओ g की क्या वैल्यू आ गई? 6.6 सही आ गई। तो इस g को कहते हैं, हियर g इज ए कांस्टेंट एंड इट इज नोन एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसको क्या कहेंगे? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो g इज कॉल्ड, ये कांस्टेंट वैल्यू है। तो ये g कैसा है? हियर g इज कांस्टेंट एंड कॉल्ड, और उसे क्या कहा जाएगा? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सर ये जो कांस्टेंट है सर किसने दिया था? न्यूटन नहीं दिया, वो सर बुक में तो सर अलग लिखा अलग है। तो वो क्या नाम है बताओ जरा? हेनरी कैवेंडिश। हाँ, कैवेंडिश का है। कैवेंडिश का एक्सपेरिमेंट दिखाना है, कैवेंडिश नहीं दिया। उन्होंने जानते हो क्या किया? उन्होंने 2 लेड की भारी भारी बॉल ली और उसको क्या किया बताओ? एक पॉइंट पर एक धागे में बांध के रोटेट किया। बहुत हैवी हैवी बॉल ली, लेड देखा है, हमने यहाँ पे दिखाया आपको। तो बड़ी बड़ी बॉल ली और बताओ उसको क्या किया? इसके बगल में भी एक लेड रखा और इसके टॉर्शन कांस्टेंट, धागे में जो ऐठन होती है ना, उसके आधार पर इसको मापा तो इसकी वैल्यू आ गई। हेनरी कैवेंडिश का ही दिया हुआ, ठीक है। चलो, तो g की कितनी वैल्यू आ गई बताओ? 6.667। फिर से देखो, अगर मैं ये सारी चीज़ आपको बता दी तो g की तो कोई यूनिट भी होनी चाहिए कि नहीं? इसी से ये हमारा कौन सा फार्मूला है बताओ? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फार्मूला है, मैथमेटिकल फॉर्म। ओके, और अब जरा g को निकालो, बोलो इसकी यूनिट क्या है? न्यूटन। अच्छा, इसकी क्या है? kg इंटू, और इसकी क्या है? तो g यहीं रखो और बाकी उधर ले जाओ। बोलो नीचे की चीज है, इसका तो ऊपर चल जाएगी और नीचे क्या हो जाएगा बताओ? तो g की क्या यूनिट हो गई? यही यहाँ लिखो,
न्यूटन मीटर स्क्वायर और केजी। अब आप मुझे अर्चिता बताइए व्हाट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फिर थोड़ा और मैं बताऊंगा इसके बारे में। Every object in the universe attracts every other object with a force proportional to their masses. आप बताइए। Every object in this universe attracts another object with the product of their masses. फिर सही सही बताओ, एक ही कोई बता पाएगा इतने में, उसी की हम खोज कर रहे हैं। बोलो। Every object in the universe attracts the other object, which is inversely proportional. Directly. समझ लो, फिर से समझो, यहाँ पे Every object. ब्रह्मांड का प्रत्येक वस्तु दूसरे वस्तु को एक बल से आकर्षित करती है जो उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। Every object in universe attracts every other object with a force which is proportional, इधर देखो, which is proportional to product of their masses and inversely proportional to square of distance between them. So every object in this universe is attracts every other object with the force with the force proportional to Directly proportional बोल देता है। directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to square of distance between them. It is inversely proportional to square of distance between them। एक बार और देख लो। Now ये तो बात हो गई। अब मुझे बताइए जस्टिन, मान लीजिए कि दो 1 kg की चीज हवा में रखी है और दो पानी में रखी है, उसी को पानी में, तो किसमें फोर्स कम लगेगा? Sir, attraction force. सर ग्रेविटेशन Sir, हवा में, sir, पानी में. ठीक है, आप बोलो भाविन। पानी में लगेगा बायोंट फोर्स है ना सर। ये करेक्ट बताना है। ये कह रहे हैं भाभी में हम लोग क्या बताया कि जी की वैल्यू बदलती नहीं है, इट इज यूनिवर्सल, सो इररिस्पेक्टिव ऑफ एयर और वाटर और एनीवेयर वैक्यूम दिस फोर्स रिमेन्स कांस्टेंट। तो बात समझ आई? तो क्या लिखे बताइए कि जी इज अनचेंज, ये कोई मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। ये कैसा रहेगा बोलो? अनचेंज, एंड इट डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम, कि वाटर है कि कहाँ रखा है कि हवा है, किसी पे डिपेंड नहीं करेगा। एंड डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम, ये मीडियम पे डिपेंड, ठीक है। सो फोर्स बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट रिमेन सेम इन ऑल मीडियम्स। सो ग्रेविटेशनल फोर्स between any two objects remain same in all mediums। अब अर्पित मुझे बताओ, दो 1 kg की चीज है, वो वाटर में रख दिया और एयर में रख दिया, तो बोलो किस केस में ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? सेम। ओके, अब देखिए, दैट इज एप्लीकेशन, यानी ये जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, इसके यूजेस क्या है? एप्लीकेशन ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशन, तो इसके क्या यूज हैं? इट बाइंड्स अर्थ टू सन, ये हमको किससे बांध के रखता है? इट बाइंड्स अस टू अर्थ, सबसे पहले हम ही कोर्ट में बांध रहा है। सो इट बाइंड्स अस, इट बाइंड्स अस टू अर्थ। सो इट, दूसरी चीज देखो इसमें लिखा है,
motion of planets around sun due to this, सारी चीजें सन की ओर क्यों घूम रही हैं? ड्यू टू दिस मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड सन टेक्स प्लेस। सन टेक्स प्लेस और फिर ड्यू टू दिस जो मून है, मून मूव्स अराउंड अर्थ। मून अर्थ के चारों ओर मूव कर रहा है और अर्थ किसके चारों ओर मूव कर रही है? सन के चारों ओर। ये सारा मोशन इसकी वजह से हो रहा है। क्या आपको मालूम है कि दिन में 2 बार टाइड आते हैं, यानी एक बार चांद हमारे ऊपर आएगा, एक बार सूरज आएगा, ठीक है? तो इसको कहते हैं वी आर एक्सपीरियंस 2 times टाइड। पानी जब भी मून ऊपर आएगा, ये देखो ये अर्थ है और अर्थ में क्या पानी भरा हुआ है चारों तरफ, मोस्टली तो वाटर ही होगा ना इसमें। तो जहां जहां मून जाएगा, ये मान लो मून यहाँ आ गया, तो यहाँ का पानी क्या ऊपर उठ जाएगा, जिधर जिधर मून जाएगा वहां का पानी 2-2 मीटर उठता जाएगा। अब ये मून इधर जाएगा फिर ये उठ जाएगा, इसी को कहते हैं ज्वार। अब मून के हट जाने से भाटा, तो ज्वार और भाटा या हाई टाइड और लो टाइड क्यों आती है? सो व्हेन मून कम्स ओवरहेड देन द अचानक क्या होगा बताओ? सी लेवल राइजेस। सी लेवल राइज हो जाएगा तो बीच तक पूरा लास्ट तक पानी पहुंच जाएगा, जहाँ सब लोग भाग जाएंगे बीच से। तो जब भी सन ओवरहेड होगा तो सन की वजह से भी वैसा ही कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स है। सन के आने से भी, क्योंकि वाटर भी एक मास है, तो ये जो पूरी वाटर बॉडी है उनमें एक अट्रैक्शन होगा। ये अब ठीक स्फेरिकल नहीं रह जाएगी, अब ये कैसी हो जाएगी? वैसे इस पानी को यहाँ भरे रहना चाहिए था और एक स्फेरिकल, क्योंकि अर्थ के सेंटर की ओर अट्रैक्ट होना चाहिए पानी, लेकिन मून के आ जाने से ये पानी अब स्फेरिकल ना होकर यहाँ राइज कर गया। तो इस चीज़ को कहते हैं हाई टाइड। और जब मून वहाँ से चला जाएगा ओवरहेड से, दिन में भी आता है, ये दिखाई ही नहीं पड़ता। तो व्हेन ड्यूरिंग ए 24 hours ऑफ स्पैन वंस मून कम्स ओवरहेड और वन सन, तो दिन में सन आएगा और रात में 12 बजे के करीब मून आता है। ऐसा होता है, मून एक तरफ से निकलता है। तो इस वजह से दिन में 2 बार जो हाई टाइड आती हैं। तो बुक का जो चौथा पॉइंट है वो क्या लिखा? पढ़ो ना चौथा पॉइंट क्या लिखा है, पढ़ा आपने? द टाइड्स ड्यू टू मून एंड सन। देखो 4 पॉइंट बताए आपको, पढ़े कि नहीं मिले? तो क्या है बोलो चौथा? द टाइड ड्यू टू मून एंड सन, इनकी वजह से जो ज्वार आता है, पानी का चढ़ना, राइजिंग ऑफ वाटर इज नोन एज टाइड। नाउ एग्जांपल 9.1 देखो। सर गैसेस भी सर जाती हैं, सर गैसेस भी ऊपर जाती हैं। गैसेस कौन सी? सर जो अर्थ पे गैसेस हमारे चारों तरफ का एटमॉस्फेयर है, और थोड़ा बहुत अट्रैक्ट हो गया तो उससे हमें कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं। सर लेकिन मून का water- कुछ अट्रैक्ट नहीं होता सर अर्थ पे। मून पे एटमॉस्फेयर तो है नहीं। तो सर वहाँ पे गैस तो नहीं थी, मून पे कोई गैस नहीं, कोई भी गैस नहीं। मून हैज नो एटमॉस्फेयर। मून के पास इतनी ग्रेविटी नहीं है, और गैस की जो स्पीड होती है वो 10⁻³ मीटर पर सेकंड है, वो उसकी एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा है, वो उसे छोड़कर भाग गई। ठीक है, चलो अब अगर तुम्हें ज़्यादा जानना है तो हमारा जो क्लास 11th और 12th का ग्रेविटेशन का चैप्टर यूट्यूब पे दिया गया, आप उसको जाने, उसमें पूरा एस्केप वेलोसिटी का डेरिवेशन सब कुछ दिया। अब देखो हम लोग देखते हैं मास ऑफ अर्थ और मून, अर्थ और मून के बारे में देखो। तो ये अर्थ है एंड दिस इज मून। मास इसका कितना है अर्थ का? देखो दैट इज कितना दिया है? 6 × 10⁻24 kg। और मून का कितना है? 7.4 22 kg। 7.4। क्या तुम्हें ऐसा लगता है मून जो है अर्थ से 100 गुना हल्का है? 2 0 ज़्यादा है।
इसमें 24 जीरो है, उसमें 22 जीरो, तो 100 गुना धरती भारी है। बात समझ आ गई? अब ये देखो, इनके बीच में सेंटर टू सेंटर इनके बीच की कितनी डिस्टेंस है? 3,84,000 किलोमीटर। और सन और अर्थ के बीच में 14,88,00,000 किलोमीटर की डिस्टेंस। तो द डिस्टेंस बिटवीन कितना दिया है, जरा पढ़ो। सर ये जो डिस्टेंस है सर उनके सरफेस से होगी या फिर उनके सेंटर टू Pole सेंटर, सेंटर से दी जाएगी। दिस इज मून से यहाँ तक की कितनी डिस्टेंस बताइए? 3.84 इंटू 10 टू द पावर 5 लेकिन निष्का ये किलोमीटर में नहीं दी जाएगी, हमें इसको किसमें बदलना होगा? ऐसा यूनिट में। ठीक है, तो ऐसा यूनिट में बदलने के लिए हम क्या करें? डिवाइड इंटू कर दिया किससे? भाई 1 किलोमीटर में कितने मीटर? 1000 तो इतने किलोमीटर में और 3 मतलब 10 to the power 8 हो जाएगा। हो जाएगा। सो डिस्टेंस कितनी हो गई बोलिए? 10 to the 3.84 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू 1000। अब ये मीटर में बदल गया है, तो 3.84 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर। और जो पावर है, पावर तो जुड़ जाती है क्या? So that is 3.84 into 10 to the power 8 मीटर। बोलो बात समझ में आ गई? अब हमारे पास मास ऑफ अर्थ भी आ चुका है, इसे m1 मान लो, और इसे क्या मान लो? मास ऑफ मून को m2 मान लो, d भी आ चुका है। और फार्मूला क्या है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का? बोलो, आप बताओ। यूनिट से तुम्हें क्या लेना है? तुम जी की यूनिट बताने लगे हैं, फार्मूला पूछ रहे हैं आपका, तो तुम जी की यूनिट। अब देखिए कि पूछा जा रहा है इनके बीच में कितना फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन काम कर रहा है। बात समझ आ गई? अब देखो, अगर तुम 1 kg की चीज उठाते हो, 1 kg की, तो फोर्स क्या होता है बोलो? फोर्स एम होता है, ये बात तुम्हें पता है? लेकिन ग्रेविटी भी एक एक्सीलरेशन लगाती है, वो 9.8। स्मॉल जी तो फिर हम इस एफ को mg भी कह सकते हैं। बोलो बात समझ आ गई? वही मास इनटू एक्सीलरेशन, लेकिन ग्रेविटी अगर वही एक्सीलरेशन लगाए तो उसकी वैल्यू 9.8 है। अगर तुमने 1 kg की चीज उठाई है और इंटू 9.8, तो तुम जो हाथ में फोर्स फील करते हो वो 9.8 न्यूटन का। कितना फोर्स फील करते हो? 9.8 न्यूटन। तो तुम्हें ये तो पता चल गया ना कि 10 न्यूटन क्या होता है। और अच्छा समझ लो, मान लो तुमने 100 ग्राम की चीज उठा ली, तो 100 ग्राम का क्या एक सेव होता है। तो अब उस फोर्स में उन्होंने न्यूटन ने क्या किया, 100 ग्राम यानी 0.1 kg, और जी की वैल्यू 10, तो उससे क्या 1 न्यूटन आ गया। 100 ग्राम के सेब को उठाने में तुम्हें जितने फोर्स की आवश्यकता होती वही 1 न्यूटन। तो 1 न्यूटन तुम्हारे माइंड में करीब करीब आ गया ना। 100 ग्राम का एक एप्पल उठाने में जो तुम्हें फोर्स लगाना पड़ेगा वही 1 न्यूटन। एम को मैंने mg कर दिया, कुछ वही नहीं, जी ग्रेविटेशनल एक्शन। इतनी बात समझ आई? इसको भी हम डिराइव भी करेंगे इस चैप्टर में, लेकिन 1 न्यूटन तुम समझ लो। अगर मैं पूछूं, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मून और अर्थ के बीच में कितना न्यूटन लग रहा है, तुम आंसर देख भी समझते हो। 10 to the power 19 न्यूटन, इतना ज़्यादा फोर्स। तो सोचो कितना ज़्यादा फोर्स है कि 20 लिखा है, वो तो अलग बात है। 20 देखो, पावर देखो। तो कहाँ 1 न्यूटन एक सेब को उठाने में लगने वाला फोर्स, और कहाँ 10 to the power 20, कितने गुना ज़्यादा होगा। इसीलिए मैं ये बता रहा हूँ, बाकी तो मैं ये सब करा ही दूंगा। सर जब मतलब mg लेते तो g की वैल्यू 9.8 है या फिर 6.6 है? वो जी दूसरा है, वो एक्सीलरेशन है। अगर कोई चीज़ छोड़ो तो धरती की ओर हर सेकंड उसकी स्पीड 9.8 मीटर पर सेकंड बढ़ती चली जाए, ये वो जी है। अच्छा जब अट्रैक्ट होती है तो हैं? अच्छा जब कोई चीज़ अट्रैक्ट होती है तो अट्रैक्ट वाला जी अलग है, वो एक्सीलरेशन। कैपिटल जी। तुम अगर ऊपर से छोड़ रहे हो तो हर सेकंड उसकी स्पीड कितनी बढ़ जाएगी? 9.8 मीटर, और फिर अगले सेकंड इतनी और, वो एक्सीलरेशन। तो 9.8 सर सरफेस से होगी, कहीं से भी छोड़ो। माइनस। अब हम देखें, उन सबको छोड़ दीजिए, तुम्हें इतना तो पता चल गया कि 1 न्यूटन का मतलब है 100 ग्राम सेब को उठाने में लगने वाला फोर्स। समझ रहे हैं? चलो, तो F क्या होता है बोलो? G m1 m2 by d स्क्वायर।
तो इसकी क्या क्या वैल्यू रखी गई है? जी कितना रखा गया? 6.7. अगर सिर्फ 6.7 है तो उन्होंने उसको शॉर्टकट कर दिया। वैसे इसकी वैल्यू 6.673 है जी की वैल्यू, लेकिन इन्होंने इसको राउंड ऑफ कर दिया। ये तो हटा ही दिया, इसको हटाने के लिए क्या इसको 7 करना पड़ेगा। तो इन्होंने जी की क्या वैल्यू रखी? 6.67 में नहीं रखी, इसको भी हटा दिया। अच्छा इसे हटाओगे तो फिर इसको बढ़ाओ, क्योंकि ये तो 5 से बड़ा है ना। 5 से बड़ी कोई चीज़ होती है तो उसको रिमूव करने से पहले, ड्रॉप डाउन करने से पहले पिछला डिजिट बढ़ाते हैं कि नहीं? तो 6.7 × 10⁻11। M1 कितना है मान्या? So 6 into 10 to the power 24. ओके, और M2 की वैल्यू देखो 7.4 × 10⁻22। अच्छा जसमिता डी क्या लिखें? ये नहीं बताइए, आप बताओ। 3.84 into 10 to the power 5 होल ब्रैकेट हाँ। लगा उसका स्क्वायर होगा। 3.84 into 10 to the power 8. ये लोग बेखबर हैं, यहाँ पे डी बदल भी दिया, वो भी बेखबर वैसे, जबकि कितनी दूरी होगी? 2 मीटर दूर पे है ना। इतना हो जाने के बाद भी कैसे बेखबर है? दैट इज 3.84 × 10⁻8। भाई जब बदल दी गई, ये किलोमीटर में रख रहे हैं, ऐसा ही सिस्टम में रखना है ना चीज़ों को। किलोमीटर में कैसे रख सकते हो? अब देखो 6.7 सारे डिजिट एक साथ ले लो और नीचे कितना लिख लो? 3.8, और इसको भी अलग अलग ले लिया। ओके, इंटू 10⁻11। बोलो पावर जो होती है वो क्या सब ऐड हो जाती है? देखो, और नीचे कितना है? क्या 10⁻8 × 10⁻8? ये समझो, मैंने इस पे भी स्क्वायर लगाया और इस पे भी लगाया क्या? लेकिन सारे जो भी पावर्स हैं एक्सपोनेंट मैंने एक तरफ ले लिया, डिजिट एक तरफ। अच्छा ये 6 से कट जाएगा। पहले देखो कि 1 डेसिमल और 1 डेसिमल, 2 डेसिमल तुमने हटाया, तो 2 डेसिमल यहाँ से हटा दो, 2 डेसिमल यहाँ से हटा सकते हो क्या? ऐसा हो सकता है? हटा सकते हो ना। ये चीज़ पता है कि नहीं पता है? और नहीं तो फिर 2 डेसिमल लगा के यहाँ 100 लिखो, इसको लिखोगे 100, फिर भी हट जाएगा। बात समझाएंगे? ये डेसिमल हटाओ तो भी 100 और इसको भी हटाओ तो भी 100। इसका मतलब है एक इधर से 2 ये और 2 ये तो हट ही सकते हैं कि नहीं? इसको हटा, सही है। अब इस 6 से जरा इसे कट करो श्रेया, कितना आएगा? बोलो 6 या 36 और फिर 24 तो कितना आया? 64 आ गया, सही है। 64 आ गया। अब ये सब डेसिमल हट चुके हैं, इसको भी कट करो। दैट इज 37 आ गया क्या? 2 से करो। और ये कितना आ गया? 32। तो ऊपर अब क्या क्या आ गया बोलो? 67 × 37 और नीचे कितना आ गया? 32 × 3.8। सही है। अब देखो दैट इज, यहाँ क्या क्या है बोलो? इन दोनों को जोड़ो। 10⁻24 में 22 जोड़ो और 11 माइनस करो, पावर पावर में करना। और नीचे का 10⁸ + 8 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसमें आपको ज़्यादा नहीं हो सकता, इनको मल्टीप्लाई करके हमें बताओ और नीचे भी मल्टीप्लाई करके बताओ। इसको कुछ नहीं कर सकते, ऊपर और नीचे। ये 46 - 11 हो गया, इसको मल्टीप्लाई। सर आपने जो डेसिमल काटे वो समझ नहीं आया सर। डेसिमल देखो, ये सब हटा दो तो ये भी हटा दो। ये क्या है? 6 × 7.4 और नीचे क्या है? 3.84 और इंटू 3.84। इस डेसिमल और इस डेसिमल को हटाओ तो क्या नीचे 100 लिख दो, और इस डेसिमल को हटाओ, इधर भी 100 लिख दो। 2479 इतना ही ध्यान है, बाकी तो कट किया ही है। 2479/32 2479 ना, Upon 12288. 122.88 डेसिमल भी लगेगा ना।
इतनी बात हो गई। चलो अच्छा, अब यहाँ ऊपर कितना आया? 35 दैट इज 35 35 और माइनस 16 करो क्योंकि नीचे का तो भी Yes, ऊपर sir. जाएगा। Yes, sir. और यहाँ देखो कितना लिखा है 122.8 है क्या? ये डेसिमल हटाओगे तो क्या ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएगा? तो बढ़ाइए 247920 और नीचे कितना है बोलो? इतनी बात हो गई। अब देखिए इन दोनों को काटा जा सकता है, 2 से कट करो, 2 से कट करो तो 2 6 या 2 1 4 4 ऊपर कट करो 1 2 3 9 9 5 5 0। अब फिर इसको 2 से कट करो, इसका 2 से कट करो इसको, बोलो। तो नहीं कर पाई, तुम करो। ये 3 के बाद 7 बोल रही हो। 0 कितनी बेसिक 7 गलतियां करती है। 2 आप करो 6 6 1 हाँ 9 9 7 7 5 कितनी बात हो गई? इन दोनों को अब हम आपस में डिवाइड करेंगे। तो कैसे डिवाइड करेंगे? 3072 और 61975। चलो करो, क्या ये 2 टाइम्स जाएगा? अभिषेक 2 से मल्टीप्लाई करो, उसको नीचे लिखते हैं, करो जरा। भाई से मल्टीप्लाई करके तो लिखेंगे 2 2 जा 4 2 7 जा और 2 3 जा 6, उससे कम ही आया ना, तो इसका और 2 में मल्टीप्लाई करके लिख दिया। कितना बचेगा रोहन? 3 5 और 5। यहाँ डेसिमल लगा के क्या करो? 0 बढ़ाओ। सही है। तो कितनी बार जाएगा? 2.02 बता रहा है, हमारे में तो 2.02 नहीं आ रहा है, पिछली बुक में क्या है? 6 For approximately 6 619 61975 और 3075। एक बार इसको देख ले, मल्टीप्लाई डिवाइड करके। तो आप लोगों ने जो मल्टीप्लाई डिवाइड किया वो सही किया है? यस सर ऐसा ना हो कि एक बार रीचेक करना है, इन दोनों वैल्यू को देखें क्या ये सही नहीं है। 67 into 37 इट इज 2479, ये तो सही है। नीचे का भी देख लेते हैं। 32 into 3.84 10। ये गलत आया, ये सही है क्या? 32 इंटू यहाँ 32 आया था। 67 आ गया, ये 6 कट हो गया ना, और 74 था, ये 6 122.88 32 into 3.84 108 आ रहा है। इसको चेक करें, इसमें गड़बड़ी कर दी। 32 into 3.84 4 से करो, 4 2 जा 8 4 3 जा 12 8 से करिए, 8 2 जा 16 और 8 3 जा 24 25 3 से करो तो 96 8 दैट इज 8 और 6 6 12 और 9 1 10 12 सही तो आ रहा, यही आएगा ना? Yes, sir. इसमें क्या चीज़ है? ठीक है, ये चीज़ आ गई। तो हमारे पास डिवाइड चेक कर लीजिए 2479 डिवाइडेड बाई 122.88 20.17। हाँ ये चीज़ है। अब देखो हमने यहाँ पर हमने गड़बड़ी करी है। अब हमने क्या किया बताओ? एक डिजिट उतारा, बोलो। हमारे पास क्या बचा था? 53
53 के बाद हमने 8 डिजिट उतारा तो बोलो गया कि आंसर नहीं गया? जब डिजिट उतारने पर भी ना जाए तो मुझे यहाँ क्या लिख देना चाहिए? 0। भाई नहीं गया, अभी अभी हमने डिजिट उतारा, नया डिजिट तो उतारा नहीं गया। फिर हम डेसिमल लगाएं, फिर एक 0 बढ़ाएं तो क्या 2 बार चला जाएगा? लगभग चला ही जाएगा, थोड़ा सा कम पड़ेगा। नहीं पड़ेगा तो 1 टाइम से ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पर करो 3072 आया। अब यहाँ कितना बचेगा? 8 और यहाँ कितना बचेगा? 4 है तो 7 आया, और ये कितना आया? 2 और 2 आ गया। अब तुम्हारे पास डेसिमल लगा, 0 बढ़ा दो तो तुमको ये लगता है ना 3 7 या 21। देख लो 3 है और ये 22 है तो 7 टाइम जाएगा कि नहीं? करने की जरूरत नहीं है, लेकिन 3 7 जा है तो आप चाहे तो कर लो। 7 2 जा 14 और 7 7 जा 49 तो 50 और 7 3 या 21, उससे कम ही आया कि नहीं? तो इससे कितना आंसर आया बताओ? 20.17 और इंटू 10 टू द पावर, यहाँ से बताओ 16 2 जा 19 आ गया क्या? Yes sir. 19 आ गया। अच्छा, इसमें से 10 निकाल के इसमें डाल दो। क्या तुम इसमें डेसिमल यहाँ करोगे तो 10 एक और आ गया क्या? है वही चीज। देखो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 20 हो जाए। 10 2 जा 20, 10 अलग कर लिया, और इस 10 को इसमें शिफ्ट कर दो। अब इसकी राउंडिंग ऑफ करो, अगर 7 हटे तो इसको कितना बना दे? 2. तो इट इज 2.02 और इंटू 10 टू द पावर 20 और न्यूटन लिखो क्योंकि फोर्स है। इतना करने की जरूरत नहीं है, तुमको ये डिजिट याद ही रखना चाहिए। ये चीज लिख लो, इसके बाद यहाँ तक भी लिखो। इतना करना पड़ेगा। सीधे यहाँ से लिखोगे तो टीचर सोचेंगे फर्जी वाला। कुछ ना कुछ लिख लो, चाहे यहाँ तक लिख लो, थोड़ा बहुत जितना सॉल्व, इसके बाद भी लिख दोगे तो चल जाए। समझ आ गई बात? तो आपको क्या करना है? स्टेट, देखो नाउ स्टेट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। Write formula for force, gravitational force. ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला लिखिए। What does it mean by G? What is its value? अगर वैल्यू पूछी जा रही है तो यूनिट के साथ लिखो। Write applications of universal law of gravitation. Now, Nishta, on what factor does the value of capital G depends? बोलो। So masses of the object. It is independent because it is constant. जब कोई किसी चीज के फार्मूले का कांस्टेंट होता है वो किसी पे डिपेंड ही नहीं करता। It does not depend on any factor. So G की वैल्यू क्या है बताइए? ठीक है? 6.693. Does G depend on medium? क्या ये जिस मीडियम में रखे हुए हैं उस पर डिपेंड करेगा? नहीं ना। सर जो सर कांस्टेंट होते हैं सर उनकी वैल्यू 1 से ज़्यादा हो सकती है। इतनी हो सकती है, बहुत ज़्यादा भी हो सकती है। सेकंड वाले में डायरेक्ट फॉर्मूला ही लिखना है। हाँ, सेकंड में ना फार्मूला लिखो बस, और फिर फर्स्ट ये वाला लिखना, कुछ नहीं करना, बस यही लिखो। फिर मास ऑफ अर्थ is 6 into 10 to the power 24 kg and mass of moon is 7.4 into 10 to the power 22 kg and distance between them is 3.84 into 10 to the power 5 kilometer. Find force of gravitation between them.
जस्ट थर्ड क्वेश्चन में ग्रेविटेशन क्या होता है वो लिखना है, ग्रेविटेशन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जी का क्या मतलब है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू क्या है? ये क्या कीजिए मेरी क्वेश्चन की। चलो और तो एम लिख लो, मास ऑफ मून है लाइए। अब पेपर रख लो, पेपर नीचे रख लो, बाद में करना। सी पहले बताया गया, ये देखो दो चीजों के बीच की डिस्टेंस डी थी और बाद में उनको पास ले आया गया और उनके बीच की डिस्टेंस हाफ कर दी गई, क्या d/2। मास नहीं बदला गया, मास m1 m2 था और इनका भी मास m1 m2 बस पास ले आए गए। तो ये पूछा जा रहा है कि अर्लियर और लेटर के फोर्स में कैसे चेंज आएगा। व्हाट इज द फोर्स इन अर्लियर केस? हर्षिता इधर ध्यान दो, दिस इज अर्लियर, इसको नीचे रख लो और लेटर या जमा कर लो, इधर ध्यान दो, ठीक है। तो F कितना है बोलो? G m1 m2 बाई d स्क्वायर। अच्छा d/2 को तुम क्या हाफ d भी बोल सकते हो? हाफ को क्या 0.5 d भी बोल सकते हो? हाफ है तो 0.5 तो बोला ही जा सकता है। अच्छा नया फोर्स जो है उसे F1 लिख लो, अलग है तो साइन तो अलग करना पड़ेगा ना। दैट इज G तो नहीं बदला, G तो बदलता ही नहीं, G की फिक्स वैल्यू है ना। मास बदले, हाँ इनके बीच की जो डिस्टेंस थी वो कितनी हो गई? या 0.5 भी, लेकिन इसका तो स्क्वायर होगा ना। तो अब मुझे बताओ G m1 m2, d स्क्वायर को अलग कर लो, d का भी स्क्वायर क्या बताओ? 0.5 का स्क्वायर कितना होता है? दोनों को अलग अलग लिख लिया, 0.25, ये तो पता है ना। 0.5 इंटू 0.5 क्या होता है? अच्छा इतने की वैल्यू कोई बताए या अगल बगल कहीं लिखी है क्या? क्या इसी को आप F कह रहे हैं? चेक करो, इसी को आपने क्या कहा? F। तो F1 इज इक्वल्स टू F इंटू 1/0.25, क्योंकि 0.5 का स्क्वायर तो ये हो गया। अगर डेसिमल हटाओगी तो क्या ऊपर 100 हो जाएगा? तो F1 इज इक्वल्स टू F इंटू 100/25, 25 से कट गया तो जो F1 है नया फोर्स, क्या प्रीवियस फोर्स का 4 गुना बढ़ जाएगा। नाउ न्यू फोर्स इज 4 टाइम्स ऑफ द प्रीवियस फोर्स। बोलो यही पूछा गया क्वेश्चन प्रो। तो बिना पॉइंट हटाए तो सीधा भी तो कर सकते हैं कि मतलब ये पॉइंट हटाए, मतलब सर ये डेसिमल में लिखे बिना सर वैसे फ्रैक्शन में भी वैसे भी कर सकते हैं, इनका भी मेथड देखेंगे। चलो तो क्या लिखने बताओ? न्यू फोर्स इज 4 टाइम्स ऑफ प्रीवियस फोर्स। अब देखो भाभी जैसे बता रहे वो भी करने, यही मेथड है। लेकिन देखो F1 क्या होगा बोलो? G m1 m2 बाई d/2 स्क्वायर। बोलो ऐसे लिख सकते हो? ये ध्यान, ऐसे भी तो कर सकते हो ना। तो G m1 m2 और डिवाइड में क्या d²/4, इसी पूरी चीज को मैंने डिवाइड में लिख लिया। बोलो सही है? तो G m1 m2 इंटू करोगे तो क्या 4/d²। तो G m1 m2 और बाई d² को एक साथ लिख लो, 4 यहाँ लिख लो, तो क्या इसे F लिख लिया जाए? तो एक ही बात है, सही है ना। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल इसी तरीके का कि क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, इसमें भी अर्लियर और लेटर। तो पहला केस देखो, अर्लियर और लेटर। इट इज m1 मास, दिस इज m2 मास, इनके बीच की डिस्टेंस नहीं बदली, लेकिन क्या एक मास को मैंने डबल कर दिया? तो एक मास मान लो पहला ही मास आपने डबल कर दिया
और दूसरे को m2 रखा, d भी नहीं बदला। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ वन मास इज डबल, या कि नहीं, सब कुछ वैसे ही करें तो कैसे लिखें बोलो, f इज इक्वल्स टू अर्लियर और लेटर लिख लिया, g m1 m2 बाई डी स्क्वायर, इसका यहाँ क्या लिखें, हर्षिता, हाँ टू एम वन, पहला मास तो 2m1 है ना, जो इसके मास, जो वहां की डिस्टेंस थी वो वहां लिखा, जो चीज होती है वही तो लिखोगे ना, जब इनके बीच की d डिस्टेंस थी तो d लिखा, आधी कर दी तो आधी लिखा, उसने कहा मास डबल कर दिया तो डबल नहीं लिखोगे, और दूसरा मास तो नहीं बदला, d भी नहीं बदला, अब इन सबको इकट्ठा कर लो जो इस फार्मूले से मिलते हैं, तो बताओ g m1 m2 बाई डी स्क्वायर क्या बच जाएगा, क्या 2, और यहाँ f1 लिखो, अब क्या लिखें बोलो, f2, इफ वन मास इज डबल तो क्या फोर्स डबल हो जाएगा, अगर दोनों मास डबल कर दो तो फोर्स, 4 गुना हो जाएगा। अगर दोनों मास डबल कर दो और डिस्टेंस भी डबल कर दो तो फोर्स, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ये कह रहे हैं कुछ नहीं होगा, आप बोलो सेम है। सेम रहेगा, डिस्टेंस डबल करने पे फोर्स कितना हो जाएगा, डिस्टेंस डबल कर दी, बढ़ा दी ना, बोलो 1/4 हो जाएगा। ये ठीक करें, कह रहे डिस्टेंस अगर जितनी बढ़ाओगे, अगर डबल की तो 1/4 हो गया, ये सही कह, मतलब इनका कैलकुलेशन कितना कह रहे हैं, सर वो स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इस चीज को इन्होंने माइंड में ही कैलकुलेट किया, डिस्टेंस डबल की, इन्होंने ये कहा सर अगर आपने डिस्टेंस हाफ की थी तो 4 टाइम्स हो गया था, देखो कितना अच्छा एंटिसिपेट कर रहे हैं, सर आपने हाफ की थी तो 4 टाइम्स हो गया था, डबल कर दोगे तो 1/4 हो जाएगा, अच्छा बताया कि नहीं, और दोनों का मास डबल डबल कर दिया तो कह रहे हैं मास डबल करने से 4 गुना हुआ और डिस्टेंस डबल करने से 1/4, तो दोनों कट गए, 4 और 1/4 खत्म। चलो ऐसा जो भी हो, लेकिन अब हम सेकंड क्वेश्चन देखें, इसका सेकंड पार्ट पढ़ो, क्या लिखा है, डिस्टेंस इज डबल एंड ट्रिपल, दूसरा पार्ट है, तो सेकंड में है, ये देखिए अगर डिस्टेंस इज डबल तो बोलो f क्या है, g m1 m2 बाई डी स्क्वायर, सही है, और नया फोर्स क्या होगा बोलो, f न्यू g m1 m2, आना नीचे क्या लिखे, तो यहाँ क्या लिखे, आप बताओ तो यहाँ पे क्या लिखा है ना, आप बोलो क्या लिखे, 2D 2d लिखेंगे कि नहीं, तो 2d स्क्वायर, भाई न्यू है ना ये फोर्स, तो क्या हो जाएगा, g m1 m2 अपॉन क्या 4d स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन 4d स्क्वायर में g m1 m2 अपॉन d स्क्वायर एक तरफ लो और 4 1/4 लिखते रहो, तो बोलो f न्यू कितना हो जाएगा, f न्यू इसे तो f बोलेंगे ना, यहाँ देख लो f इंटू 1/4, तो क्या इसको कैसे पढ़ें हर्षिता बताओ जरा, सो न्यू फोर्स इज 1/4, डिस्टेंस के बढ़ा देने से, डबल करने से जो नया फोर्स है वो 1/4 है। अब अगली बात, डिस्टेंस को मैं क्या कर दूं बताइए, डिस्टेंस इज ट्रिपल्ड, 1/3 हो वो तो 1/3 का है, आप 1/9 करो, 1/9 कितना होगा आदित्य कुछ, 1/9, ठीक है, लेट अस सी, इसी में इफ डिस्टेंस इज ट्रिपल्ड, तो क्या होगा, 1/9 तो f क्या है, g m1 m2 अपॉन d स्क्वायर, और f न्यू क्या है, अपॉन 3D होल सही कह स्क्वायर, रही हो, dd क्योंकि 3 गुनी कर दी, तो इसे क्या लिखेंगे, m1 m2 अपॉन d स्क्वायर कर दो, 1/9 अलग लिख लो,
तो एफ न्यू क्या हुआ? F nu is equal to F into F F upon इंटू 1/9 या फिर एफ न्यू क्या हुआ? F/9. इसे लिखना पड़ेगा न्यू फोर्स इज 1/9. reduced to by 1/9 factor. New force is reduced by a factor of 1/9. सही है? अच्छा, अब देखो इसी का थर्ड पार्ट क्या कहता है? मास ये थर्ड पार्ट तो दोनों मास डबल If both mass of both object is double, तो F की वैल्यू है G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर. अभिषेक बताओ जरा नए में क्या लिखे? हाँ, सही, क्योंकि दोनों मास डबल के पढ़ो. क्या लिखा है बुक में? बोथ मास डबल है ना. तो 2m1 और 2m2 और कुछ नहीं बदला गया है. तो F न्यू क्या हो जाएगा? G m1 m2 और d स्क्वायर अलग लिख लो और 2 into 2 यानी 4 अलग लिख लो. तो ये क्या F हो गया? तो F न्यू क्या हो गया? So now force is 4 times increases by 4 times. Force या gravitational force increases by so increases by 4. चौथी बात समझ आ गई? कितना ही रखिए.